जिस लोकतंत्र को कायम रखने के लिए चुनाव होते हैं, उस चुनावी प्रक्रिया से लोगों का भरोसा टूटने लगे तो लोकतंत्र कितने दिन कायम रहेगा। यह सवाल आज इसलिए प्रासंगिक है क्योंकि साल के अंत में कश्मीर में चुनाव होने जा रहे हैं। गौर करने की बात है कि कश्मीर में हर चुनाव के बाद आतंकी गतिविधियां तेज हो जाती हैं। तो आखिर इस राज्य में चुनाव से आतंकवाद के तार कैसे जुड़े हैं, आइए समझते हैं। कश्मीर में अलगाववाद के स्वर इंदिरा गांधी के समय सुनाई देने लगे थे, लेकिन उनकी नीतियों के सामने वे कभी मुखर नहीं हो सके। शेख अब्दुल्ला और इंदिरा के बीच 1975 में हुआ समझौता कश्मीरी आवाम के गले नहीं उतर रहा था। इस समझौते के अनुसार कश्मीर भारत की संवैधानिक इकाई बन गया। बांग्लादेश को स्वतंत्र कराने और 1971 में पाकिस्तान को धूल चढ़ाने के बाद इंदिरा गांधी एशिया की सबसे ताकतवर हस्ती बन चुकी थी। और इसी के चलते शेख अब्दुल्ला इतने दबाव में थे कि उन्हें ना चाहते हुए भी समझौते पर हस्ताक्षर करने पड़े। उसके बाद अलगाव की इक्का दुक्का आवाजें उठती रहीं, लेकिन आंदोलन में तब्दील नहीं हो पाई। उन्नीस में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जब राजीव गांधी ने कमान संभाली तो उन्हें कश्मीर में सुलग रहे अलगाववाद की खबर थी और उन्होंने इसे लोकतांत्रिक तरीके से सुलझाने का प्रयास शुरू किया। 1987 में जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के ऐलान के साथ राजीव को यह भरोसा था कि राज्य की कमान कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों के हाथ आ जाएगी। लेकिन चुनावों में उनके सामने सबसे बड़ा रोड़ा था कश्मीर में संचालित जमाते इस्लामी संगठन, जिसे पाकिस्तान का समर्थन हासिल था। यही कश्मीर में अलगाववाद को हवा दे रहा था। कांग्रेस ने जब नेशनल कॉन्फ्रेंस से गठबंधन किया तो उसके रिएक्शन में कश्मीर की तमाम मुस्लिम पार्टियां एक हो गईं और मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट बनाया गया। अब जिस हिसाब से समीकरण थे उसमें कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन की सरकार बनना मुश्किल था। तो अंत में राजीव गांधी ने वो किया जो कश्मीर के लिए खतरनाक था, लेकिन कश्मीर बचाने के लिए जरूरी था। चुनाव में जमकर धांधली हुई। 43 सीटों पर लड़ रहे मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट के प्रत्याशी जहां मतगणना में भारी मतों से आगे चल रहे थे, वे अचानक पीछे हो गए और अंत में उन्हें कुल 4 सीटों पर विजयी घोषित किया गया। इनमें से सर्वाधिक चर्चित सीट रही अमीरा कडाल, जहां मुस्लिम फ्रंट के उम्मीदवार यूसुफ शाह नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रतिद्वंदी गुलाम मोइनुद्दीन शाह से काफ़ी आगे चल रहे थे। लेकिन शाम को 4 बजे वे अचानक पीछे हो गए और मतगणना पूरी होने के पहले गुलाम मोइनुद्दीन को विजेता घोषित कर दिया गया। यूसुफ शाह ने विरोध किया तो उन्हें उनके एजेंट सहित जेल में डाल दिया गया। 2 साल बाद जब वे जेल से निकले तो बॉर्डर पार कर पाकिस्तान चले गए और वहां
ट्रेनिंग कैंप में आतंक की ट्रेनिंग लेने लगे। इस चुनाव से उन्हें यह आभास हो गया था कि भारत सरकार किसी भी तरह कश्मीर का प्रतिनिधित्व अलगाववादियों को नहीं देगी। नतीजा ये हुआ कि चुनाव में हराए गए नेताओं ने बंदूकें उठा ली और कश्मीरी पंडितों के साथ कुछ मुसलमान और गैर कश्मीरी हिंदुओं को निशाना बनाया गया। फिर कश्मीर में शुरू हुआ आतंक का खूनी खेल। वही यूसुफ शाह बाद में सैयद सलाउद्दीन के नाम से कुख्यात हुआ, जो आज हिजबुल मुजाहिदीन का चीफ है, और चुनावों में उसका एजेंट था यासीन मलिक, जो बाद में JKLF का चीफ बना। आजकल सलाउद्दीन पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में आतंकी गतिविधियों का संचालन कर रहा है और यासीन मलिक हत्या और अपहरण के मामले में तिहाड़ में कैद है। इस चुनाव ने कश्मीर में सशस्त्र आतंकवाद को जन्म दिया, जिसका खामियाजा आज तक कश्मीरी भुगत रहे हैं। तो राजीव गांधी ने जो किया वह लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ था, लेकिन देश हित में जरूरी था। किसी भी हाल में अलगाववादियों को सत्ता में आने से रोकना था। लेकिन दिल्ली के इस कदम से कश्मीर के लोगों में चुनाव के प्रति जो अविश्वास पैदा हुआ, वह वर्तमान सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। 1987 के बाद से आज तक कश्मीर में मतदान का प्रतिशत सम्मानजनक नहीं रहा। कश्मीर में चुनाव मौजूदा केंद्र सरकार के लिए कितनी बड़ी चुनौती होंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी स्वतंत्र पत्रकारिता को समर्थन दें।